नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। अमेरिका से 104 भारतीय हुए डिपोर्ट। 104 भारतीयों में 33 हरियाणा के। दस्तावेजों की जांच के बाद जाएंगे घर। हरियाणा में चारों तरफ खिलेगा कमल का फूल। हरियाणा निकाय चुनाव को लेकर विज ने किया बड़ा दावा। विज ने केजरीवाल और आतिशी पर भी साधा निशाना। दो मार्च को होंगे हरियाणा नगर निकायों के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग ने की चुनाव की घोषणा। 11 फरवरी से 17 फरवरी तक नामांकन पत्र होंगे दाखिल। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अवैध तरीके से रह रहे लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों को आज श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर पर लैंड करवाया गया और इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से इन सभी भारतीयों को डिटेन किया गया है। डिटेन किए गए इन भारतीयों में 33 हरियाणा के रहने वाले भी हैं। एयरपोर्ट पर इनके दस्तावेज की जांच करने के बाद ही इन सबको इनके घरों की तरफ रवाना किया जाएगा। अमेरिका आर्मी के एक जहाज C-17 ने अमेरिका के सैन एंटोनियो से अमृतसर एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी थी। इसमें कुल 104 भारतीय लोग सवार थे और इनमें अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका की पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया था और सभी लोगों की इमिग्रेशन जांच की जा रही है। इसके साथ ही यह भी संदेह है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। ऐसे में उन लोगों को भी पहचान कर मौके से ही गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और इस बीच हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि मेरा 40 साल का राजनीतिक तजुर्बा है कि जो रोता है वो खोता है। उन्होंने कहा कि मैंने सुबह आतिशी को शिकायत करते हुए और रोते हुए सुना है, देखा है। ऐसे लोग जीता नहीं करते, हारा करते हैं। विज आज मीडिया कर्मियों द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के बयान की ये चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है उसके संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली में आपकी 55 सीटों से ज्यादा आएंगी और उनके प्रश्न के उत्तर में अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल का मुरझाया हुआ चेहरा देखा है और वो स्वीकार कर चुके हैं कि वो हार रहे हैं। वहीं परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में एक बार फिर से नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव का बिगुल बज चुका है। हरियाणा में चारों तरफ कमल का फूल खिलेगा। मेरा 40 साल का राजनीतिक जीवन का अनुभव मुझे ये बताता है कि चुनाव में जो रोता है वो खोता है। मैंने अभी सुबह सुबह आतिशी को, जो मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली की, उसको शिकायत करते हुए और रोते हुए देखा। तो ऐसे लोग जीता नहीं करते, ये हारा करते हैं। ये हारेंगे और 8 तारीख को दिल्ली में कमल का फूल खिलेगा। देखिए, हरियाणा में चारों तरफ है ही भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी का वजूद ही नहीं, कोई और पार्टी नजर ही नहीं आती। एक तरफा चुनाव होंगे और सभी जगह पर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं पर, नगर निगमों पर, मेयर के पद पर, प्रधान के पद पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। हरियाणा प्रदेश की नगर निकाय की 7 नगर निगम और 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिकाओं में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 2 मार्च को होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में मतदान की तिथि 9 मार्च रहेगी। साथ ही 2 नगर निगमों में मेयर पद, 1 नगर परिषद से चेयरमैन, 2 नगर पालिकाओं में चेयरमैन और 3 नगर पालिकाओं के वार्डों में पार्षद पद के लिए उपचुनाव के लिए भी 2 मार्च को ही मतदान होगा। राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त धनपत सिंह ने पंचकुला के सेक्टर 17 स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पत्रकार वार्ता में बताया कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित निकाय क्षेत्रों में अभी से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पानीपत नगर निगम को छोड़कर उक्त सभी निकायों में 11 फरवरी से 17 फरवरी तक राजपत्रित छुट्टी को छोड़कर सभी दिनों में नामांकन पत्र दाखिल होंगे। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा
नगर निगम पानीपत के लिए 21 फरवरी से 27 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी दिनों में नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसके बाद 9 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और उन्हें बताया कि संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और इसी दिन चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, इनमें मेयर के भी चुनाव होने हैं और सभी वार्डों के चुनाव होने हैं मेंबर्स के। तो इसके अलावा 2 उपचुनाव हैं मेयर के, अम्बाला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसा कि आपको पता है, श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो अम्बाला कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर थी, वो कालका विधानसभा सदस्य चुन ली गई थी और जिस वजह से ये पोस्ट खाली हुई 8 अक्टूबर 2024 को, तो मेयर का उपचुनाव इसमें करवा रहे हैं। इसी प्रकार श्री निखिल मदान जी जो सोनीपत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर थे, वो सोनीपत विधानसभा से निर्वाचित हो गए एमएलए और वो पद भी खाली था मेयर का, उसका भी उपचुनाव होने जा रहा है। इनके साथ साथ 4 जो म्यूनसिपल काउंसिल्स नगर परिषद हैं, पटौदी, जटोली मंडी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, थानेसर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, सिरसा और अम्बाला सदर, ये 4 म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं जिनका चुनाव भी इनके साथ ही होने जा रहा है। और 21 नगर पालिकाएँ हैं जिनके चुनाव हम ये आम चुनाव जहाँ पर होने हैं, इसका मतलब प्रेसिडेंट के भी और उनके वार्ड मेंबर्स के, सभी म्यूनसिपल काउंसिल्स जो 4 मैंने बताई उनके भी प्रेसिडेंट्स के और वार्ड मेंबर्स के, और 21 म्यूनसिपल कमेटियां हैं उनके प्रेसिडेंट्स और वार्ड मेंबर्स के। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर आज 72 दिन हो गए हैं। वहीं अब हरियाणा के 50 से अधिक गांवों में किसान अपने खेतों के ट्यूबवेलों से पवित्र जल डल्लेवाल के लिए लेकर मोर्चे पर पहुंचे हैं। इस मौके पर किसान नेताओं ने बताया कि डल्लेवाल पिछले 71 दिनों से सिर्फ जल ग्रहण करके अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेल रहे हैं ताकि खेती जमीन और किसानी को अगली पीढ़ी तक बचाया जा सके। किसानों की भावना है कि उन्हें खेतों का पवित्र जल जगजीत सिंह डल्लेवाल ग्रहण करे, जिन्हें बचाने के लिए वो सत्याग्रह कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ जल नहीं बल्कि उन हजारों किसानों की भावना है जिन्हें यह महसूस होता है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए चल रहे किसान आंदोलन 2 में सहयोग करना जरूरी है। इसी तरह 6, 8 और 10 फरवरी को हरियाणा के किसानों के बड़े जत्थे जल लेकर दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे पर पहुंचेंगे। किसान नेताओं ने सभी किसानों से अपील की है कि मोर्चे का 1 साल पूरा होने पर 11 फरवरी को रतनपुरा, 12 फरवरी को दाता सिंह वाला खनौरी मोर्चे और 13 फरवरी को शंभू मोर्चे पर आयोजित महापंचायतों में अधिक से अधिक पहुंचे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली चुनाव के बीच विवादों में घिरे हुए हैं। दरअसल कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद में केजरीवाल पर मामला दर्ज करवाया गया है। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा की शिकायत पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत शाहबाद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज किया गया है। ये मामला अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का बयान दिया गया था। एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने इस बयान को दलगत राजनीति बताते हुए अदालत में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की थी और इसके बाद शाहबाद थाना में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर शाहबाद एसएचओ सतीश कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद शाहबाद थाने में मामला दर्ज हुआ है। जांच शुरू कर दी गई है। जांच में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय के आदेश के बाद थाना शाहबाद में मुकदमा नंबर 72 दर्ज हुआ, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगामी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तफ्तीश के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसकी कार्रवाई। करनाल में एक बार फिर से एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में देखने को मिली, जहां पर एसीबी की टीम ने कुंजपुरा खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर के इंस्पेक्टर राजीव को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल शिकायतकर्ता डिपो होल्डर ने शिकायत दी थी कि राजीव इंस्पेक्टर से गेहूं बदलने के नाम पर रिश्वत मांग रहा है, क्योंकि डिपो होल्डर के पास गेहूं आती है और डिपो होल्डर इस गेहूं को पब्लिक में बांटते हैं। और वही इतना ही नहीं, जो राशन पब्लिक को बांटना होता है वो डिपो होल्डर को मिलता है। उस एवज में भी रिश्वत की डिमांड की जाती है। जब ये शिकायत एसीबी की टीम को दी गई तो एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजीव इंस्पेक्टर को धर दबोचा। उसके पास से रिश्वत के 10,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं कल राजीव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुंजपुरा खाद्य आपूर्ति विभाग में राजीव की पोस्टिंग कुछ समय पहले ही हुई थी। बता दें कि इसी खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर से कुछ दिन पहले एक एएफएसओ, एक इंस्पेक्टर और एक चौकीदार भी अरेस्ट हुआ था। उन्हें भी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कि ये फूड एंड सप्लाई वाले रिश्वत लेते हैं। 12 रुपये क्विंटल जो हमने राशन बांटा उस पर मांगी जा रही थी। 15 मांगी थी, 12 में सेटल हुई थी। फिर 12 कम से कम देने पड़ेंगे। और जो मेरी गेहूँ बदलवाई थी उसके नाम के 10,000 रुपये।
पहले भी आपने शिकायत की? मैंने पहले भी 3 अधिकारी अंदर कराए थे, रेंट एंड हुए थे, वो भी ये भी रेंट एंड हुआ है। तो पहले वाली पे क्या करवाई हुई थी? पहले वाली में भी विजिलेंस ने अरेस्टिंग कर दी थी सारों की, इसमें भी आज अरेस्टिंग हुई है। आज कौन कौन अरेस्ट हुआ? अभी इंस्पेक्टर हुआ है, क्या नाम था? राजीव कुमार। कितने पैसे लेते हो? 5000 परसों लिए थे नेवल बस स्टैंड पे बुला के, और 10,000 रुपये आज। क्या बोल के किस नाम से लेते थे पैसे? ये रिश्वत के नाम पे लेते थे और किसके नाम पे लेने थे उन्होंने? किस चीज़ में कमियां निकालती हैं? कमियां कुछ नहीं, जो हमने राशन बांटा उस पे पैसे मांगते थे। अब गेहूं सरकार खराब मान लो ये खराब बेचते हैं, पहले बाद में बदलवाने के नाम के पैसे मांगते थे। हरियाणा सरकार ने निकाय चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल किया है। राज्य में एक बड़े एडमिनिस्ट्रेशन फेरबदल के तहत 12 आईएएस और 67 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। ये तबादला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को महिला एवं बाल विकास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह अमनीत पी कुमार की जगह लेंगे और जिन्हें मत्स्य विभाग का आयुक्त और सचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा सरकार ने निगमों के कई शीर्ष अधिकारियों का भी तबादला किया है। हर्षित कुमार को नगर निगम सोनीपत का आयुक्त बनाया गया, जबकि शालीन को हरियाणा राज्य भंडारण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। हरियाणा सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये फेरबदल प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। अधिकारियों की नई नियुक्तियों से विभिन्न विभागों में कामकाज को गति मिलेगी। यह प्रशासनिक फेरबदल राज्य की नौकरशाही में बड़े बदलाव का संकेत देता है, जिससे विभिन्न विभागों में प्रशासनिक प्रक्रिया को और मजबूत करने की उम्मीद है। एक बार फिर टोल गेट के 100 मीटर की दूरी तक शंभू बॉर्डर का रास्ता खोल दिया गया है। वाहन चालकों को पंजाब जाने के लिए अंबाला शहर नहीं जाना पड़ेगा। टोल गेट के 100 मीटर की दूरी से ही हाईवे 152 का पंजाब जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रशासन के आदेशों पर ये बैरिकेड्स हटाए गए हैं। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते पिछले लगभग 1 साल से शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, जिससे आम जनता को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन की टीम द्वारा यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक पर जरूरतमंदों के हेलमेट वितरित किए गए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना था। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक राजीव देशवाल की उपस्थिति में नाट की उपस्थिति में कलाकारों ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने का महत्व समझाया और सड़क पर सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।